आप लोग आरआरबी एलपी की तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो भाई 70% की छूट आपको दी जा रही है और ये ऑफर आप लोगों को 30 दिसंबर तक के लिए दिया गया है। तो ऑफर का फायदा उठाइएगा और साथ ही इस स्क्रीनशॉट को आप लोग अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर एलपी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वह अच्छे से कोर्स से कंप्लीट अपनी थ्योरी वाइज चीजों को अच्छे से कवर कर सके। करंट अफेयर की मैगजीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस, साथ ही डेली टॉपिक के डीपीपी भी इसमें आप लोग को दिए जा रहे हैं। ठीक है, बुद्धि अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं लेकिन जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में मैं आप लोगों को दिखा दूंगी, नाम बता देती हूँ और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना शुरू कीजिएगा। क्या हो जाएगा, सोनम मैम एग्जाम्पल नोट्स के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ जो है वह मिल जाएगी। कल की पीडीएफ थोड़ी अपलोड नहीं हो पाई थी लेकिन कल की मैं करा दूंगी अपलोड अभी, और आज की भी आपको आंसर के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। अब जल्दी से यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर करना भाई शुरू करेंगे आप सभी कि क्या हमारा आंसर यहाँ पे रहेगा। फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से क्वेश्चन में क्या हो जाएगा हमारा आंसर बताएंगे आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। हमारा संविधान, हम अपने संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, जो कि ये समय आपको दिया गया है। और अपने संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। चूंकि 26 जनवरी 1930 में जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे पर खड़े होकर के झंडा फहराया था, यानी कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, और उन्होंने उस समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। यानी कि एक तरह से सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस जो है वह हमारे जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे उनके द्वारा 26 जनवरी को मनाया गया था। तो इसके ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हमारा जो संविधान है वह एडॉप्ट कब किया गया था। अच्छा, इसमें यही है एडॉप्ट कब किया गया था। हाँ, अगर लागू की बात करेंगे तो लागू कब किया गया था, यह आपका 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था। और एडॉप्ट कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 में किया गया था। साथ ही 26 नवंबर की बात करते हैं तो इस दिन राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, इस दिन को याद रखने के लिए भारत में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। ये पहले वाले क्वेश्चन से भी सबसे ज्यादा मुश्किल भरा क्वेश्चन है, ये उस वाले से बहुत ज्यादा टफ वाला क्वेश्चन है। तो लागू की बात करेंगे, कब हुआ है लागू हुआ है हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 में। तो क्या हो जाएगा भाई, थर्ड ऑप्शन जो की है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। दिनेश आगे क्वेश्चन करेंगे, आप चिंता मत करो, ये क्वेश्चन अभी आपको आगे मिलेगा और तब उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है, बताएंगे। पार्ट 1, पार्ट 6, 5th की 4th, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए, क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, बताना है आप लोगों को। जल्दी से आंसर करके बताएंगे भाई, क्या अपना आंसर जो की है वह हमारा यहाँ पे रहेगा, बताएंगे कौन सा संबंधित है। बताइए, पार्ट 1 है भारत संघ के, बताएंगे आप लोग आंसर करके क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। चलिए, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा पार्ट 1। इसकी अगर बात करते हैं तो जिसमें कि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक के यहाँ पर दिए गए हैं, और आर्टिकल 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 जो की है वह वह क्या हो जाएगा, वह संघ के नाम और क्षेत्र से ही संबंधित है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना ए ऑप्शन सही आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यह आपको बताना है। आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, कौन सा भाग है जो कि नागरिकता से संबंधित है, बताइए। अगर हम नागरिकता के प्रावधान की बात करते हैं तो 5 से लेकर के 11 तक के जो आर्टिकल्स हैं इसमें भारत के संविधान में नागरिकता के बारे में ही दिया गया है। और यह कौन से पार्ट में आता है, तो यह आता है पार्ट 2 में। पार्ट 3 की बात करते हैं तो इसमें आते हैं मौलिक अधिकार, क्या हो जाएगा मौलिक अधिकार। और पार्ट 4 की बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, इसमें आ जाते हैं क्या पार्ट 4 में। और फर्स्ट में हम देख ही चुके हैं, क्या हो जाएगा संघ का नाम और क्षेत्र, क्या हो जाएगा संघ का नाम और क्षेत्र। ठीक है, याद रखिएगा, ये जनरली फैक्ट अगर हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये सीधे सीधे फैक्ट आप लोगों से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बताएंगे। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के जो आर्टिकल है यह भारत के मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। क्या हो जाएगा, मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। और सबसे ज्यादा मौलिक जो कि मूल कर्तव्य है और मौलिक अधिकार है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, ये बताओ कि मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं, किस देश से लिए हैं, ये आपको बताना है। और इनकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई पार्ट 4। जल्दी से बताओ कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, यह हमने किस देश से लिए हैं, बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो की है यह किस देश से लिए गए हैं, बताएंगे जल्दी से आंसर करके, किस देश से हमने लिए हैं। यूएसए, बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा यूएसए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, बताएंगे। समानता के अधिकार से संबंधित है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। समानता के अधिकार से संबंधित है, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, बताएंगे फटाफट से।
आर्टिकल क्या हो जाएगा 14 से लेकर के 18। आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो यह कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है, ये समक्ष समानता का अधिकार देता है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति लिंग हुआ है ना, रंग भेद यानी कि रंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर है ना भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और अगर आर्टिकल 16 की बात करते हैं तो अवसरों की समानता, अवसरों की समानता, अवसरों की समानता इसमें दी गई है। ठीक है। आर्टिकल 17 की बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन। और आर्टिकल 18 की बात करते हैं तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 से लेकर के 18 तक के जो आर्टिकल है यह समानता के अधिकार देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन अपना सही आंसर रहेगा। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? आंसर कीजिए। दिनेश, अभी मैंने आपको बताया है, आगे क्वेश्चन तो आने दो या पहले यही चीज एक्सप्लेन करो भाई। हाँ, चलिए जल्दी से बताएंगे क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, फटाफट से क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्वतंत्रता की बात करते हैं तो आर्टिकल 19 से लेकर के क्या हो जाएगा 22 तक जो कि आर्टिकल दिए गए हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा आपसे आर्टिकल 19 के बारे में पूछा जाता है, जिसमें कि स्पीच की स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 21 के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें कि जीवन जीने के अधिकार के बारे में दिया गया है, जीवन जीने का अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इससे पहले भाई अपने आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन बैच के बारे में याद रखिएगा, अभी भी आपका 70% का डिस्काउंट चल रहा है। कंप्लीट कोर्स इसमें आपका थ्योरी वाइज टॉपिक चीजों को समझाते हुए साथ ही टेक्नीशियन की क्लासेस इसमें आप लोगों को दी जा रही हैं। और अभी भी आप लोग आरआरबी 70 कोड का यूज करके 70% डिस्काउंट के साथ में अपने कोर्स को ले सकते हैं। क्लासेस अभी शुरू हुई है यानी कि कुछ ही क्लासेस आपकी गई है, तो आप लोग अभी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। और इसमें ये याद रखना कि यह बैच आप लोगों को 30 दिसंबर तक के ऑफर में दिया जा रहा है 70% डिस्काउंट के साथ में। तो याद रखना कि आपके पास 30। अच्छा कृष्णवंशी, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी थोड़ा सा। और वैसे क्लास की जो शुरुआत की जाती है ना, क्वेश्चंस की शुरुआत, वो थोड़े से आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत होनी चाहिए, समझे। धीरे धीरे करके लेवल बढ़ना चाहिए। जब आप गेम खेलना शुरू करते हो तो फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल थर्ड इस तरह से आता है ना, फिर लेवल टफ होता चला जाता है, तो सब्र करो। चलिए आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन में क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे फटाफट से, क्या हो जाएगा बताएंगे। बिल्कुल, क्या हो जाएगा आर्टिकल 22 और 23। ठीक है, जो कि यहाँ पर संबंधित है किससे, इसकी बात करते हैं तो इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात यहाँ पर कही गई है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं और आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि भाई 14 वर्ष से कम आयु के जो कि बच्चे हैं वह किसी जो कि उनकी स्वास्थ्य को हानिकारक यानी कि हानि पहुंचाए इस जगह पर काम नहीं कर सकते। वैसे सॉफ्ट इंडस्ट्रीज आपने देखी होंगी, जैसे कि टीवी होता है, सीरियल्स होते हैं, तो उसमें तो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बच्चे काम करते हैं। आर्टिकल 23 में कहा गया है कि मानव तस्करी को निषेध, क्या हो जाएगा मानव तस्करी निषेध यानी कि मानव को जबरन काम कराना या बेचना, इसका निषेध करना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? अच्छे विवाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे फटाफट से बताओ। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन यानी कि यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल्स में यहाँ पर दी गई है, तो आर्टिकल 25 से लेकर के जो कि 28 तक के आर्टिकल्स हैं, यह धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। क्या हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है? बताइए कि किसी भी धर्म के लोग हो तो वह अपनी संस्कृति को अपना सकते हैं, उसका संरक्षण कर सकते हैं, साथ ही शिक्षा का अधिकार भी उनको यहाँ पर दिया जाता है, शैक्षिक। और यह किसमें आपका आर्टिकल 29 से 30 में यह दिया गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख कुछ कानूनों की बचत से संबंधित है? बताएंगे लेख कुछ कानूनों की बचत से संबंधित है, यह कौन सा आर्टिकल है? आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सेविंग ऑफ सर्टेन लॉज, कौन सा आर्टिकल? नहीं राजा, एक्चुअली आज ना पॉलिटी के ऊपर हम लोग क्लास को कर रहे हैं। आज पूरा का पूरा पॉलिटी के ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और सिर्फ आर्टिकल ही नहीं है, और भी आपके पॉलिटी के इसमें क्वेश्चंस रहेंगे हमारे। क्या हो जाएगा आर्टिकल 31। यह जो आर्टिकल 32 जो है ना, वह उसमें रिट दी गई है, जिसमें कि 5 रिट के बारे में दिया गया है। और वह भी हम लोग अभी अगले क्वेश्चन पर देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है? और इसी आर्टिकल को बी.आर. अम्बेडकर जी ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा था, हृदय और आत्मा कहा था। साथ ही इसके अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमंस के राइट्स के जो अधिकार है उनको संरक्षण देने के लिए इसमें 5 रिट के बारे में दिया गया है, जिसमें कि आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण, नजरबंदी, उत्प्रेषण, है ना, अधिकार पक्ष, यह सभी आपकी रिट आ जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर कि भाई भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा लेख डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? बताएंगे
जी बिल्कुल, संविधान के जनक की बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को जाना जाता है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। और साथ ही ये बताओ कि भाई राज्य नीति के जो निर्देशक सिद्धांत है यह किस देश से लिए गए हैं। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। साथ ही बात कर लेते हैं आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक के जो आर्टिकल है जो कि संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं, यह डीपीएसपी से संबंधित है। और यह हमने किस देश से लिए हुए हैं, हमने किस देश से लिए हुए हैं, तो यह हमने आयरलैंड देश से लिए हुए। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, यह हमने आयरलैंड देश से लिए हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग डीपीएसपी से संबंधित है। हम देख ही चुके हैं क्या हो जाएगा, पार्ट 4 डीपीएसपी से ही संबंधित है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, बताइए। आंसर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर अपनाया गया था, जो कि 42वें संविधान संशोधन जो कि 1972 में हुआ था, इस समय अपनाया गया था। उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनाया गया था। बाद में एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को 86वें संशोधन जो कि 2002 में हुआ था कि भाई 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का अधिकार है, कर्तव्य है, सॉरी, अधिकार के रूप में ऐड किया गया था आर्टिकल 21 के ए में। किनका अधिकार है कि यह शिक्षा लेंगे, और कर्तव्य माता पिता के कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया था आर्टिकल 51 में। तो इसकी अगर बात करते हैं क्या आ जाएगा, पार्ट 4 और किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 51 के ए में है फंडामेंटल ड्यूटीज। और वर्तमान समय में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है, तो 11 यहाँ पर आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। ठीक है, मिक्स्ड जो की एमसीक्यू है विनय, एक तो सैटरडे आपका टेस्ट रहेगा इस शनिवार। ठीक है, तो हम लोग सैटरडे को करेंगे, आपके मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद न्यू ईयर से, अब नया साल है तो कुछ चेंजेस करने हैं और अच्छे चेंजेस करेंगे। तो मैंने सोचा है कि न्यू ईयर से आप लोगों के लिए मैं स्टैटिक जीके के 30 टॉपिक, यानी कि मैक्सिमम इसमें हम लोग टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, या फिर मैं टॉपिक और ऐड कर दूंगी। और 30 टॉपिक के 30 क्वेश्चंस हम करेंगे, यानी कि 30 के 30 अपने क्वेश्चंस जो रहेंगे वह अलग अलग, जैसे कि डैम से, रिवर से, और करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट से, एक्सरसाइज से, ऑर्गेनाइजेशन से, फेस्टिवल से, डांस फॉर्म से, तो ये सभी रखूंगी। तो एक अच्छी सी शुरुआत रहेगी मंडे से, नए साल से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो क्या अपना, अरे सॉरी, इसमें थर्ड ऑप्शन आंसर होगा आपका पार्ट 4 के ए में। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसमें आंसर होगा। मैंने ये थर्ड ऑप्शन देखा नहीं था। क्या हो जाएगा, पार्ट 4 के ए में। और बाकी अगर हम मूल कर्तव्य की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं, तो किस देश से हमने लिए हैं, बताओ जरा, किस देश से हमने लिए हैं, तो भाई यह हमने रूस देश से लिए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है, इनके लिए आर्टिकल बताना है, और वर्तमान समय में कौन है ये भी आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। आप लोगों को बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे थे, अब जरा आंसर करके बताओ क्वेश्चन में क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। फटाफट से भाई क्या हो जाएगा, जल्दी से आपको बताना है भाई क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा। जल्दी से आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा। कितने वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होता है, वर्तमान समय में हमारे कैग कौन है, जल्दी से, कितने वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, कितनी एज होती है, इनके लिए आर्टिकल कौन सा होता है, बताएंगे आप लोग क्या भाई अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस, चलिए बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। इसके साथ ही इनके लिए आर्टिकल की बात करते हैं, 148वां आर्टिकल जो है यह भारत के कैग से संबंधित है। वर्तमान समय में गिरीश चंद्र मुर्मू जो की है यह पद पर बने हुए हैं, और 6 के साथ में याद रखना 65 वर्ष की आयु तक यह पद पर बने हुए होते हैं, और जो भी यह पूरा कर पाते हैं पहले वह। ठीक है, इसके साथ ही अगर इनकी बात करते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वह इनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यदि इनकी सैलरी की बात करें कि कितनी इनकी सैलरी होती है, तो इनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए होती है, यह इनकी सैलरी है। कभी कभी सैलरी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो इनकी सैलरी भी याद रखिएगा। क्लियर, अभी आगे क्वेश्चन पर बढ़िए हम लोग। नेक्स्ट यहाँ तक आपका हो ही गया है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर आंसर करेंगे अगले क्वेश्चन का कि निम्नलिखित में से किस संशोधन को भारत के लघु संविधान के रूप में जाना जाता है, बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। कौन से संशोधन को जाना जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था, 1976 में यह हुआ था। और 44 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि अमेंडमेंट है यह आपका 1978 में हुआ था। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस राज्यसभा कैन बी नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताएंगे। अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा तो मैक्सिमम यहाँ पर कितने सदस्य होते हैं, 250 सदस्य होते हैं मैक्सिमम। इनमें से 238 जो सदस्य हैं वह राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, बाकी के जो 12 सदस्य बचते हैं वह हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। और ये किन क्षेत्रों से आते हैं, तो इसके लिए ट्रिक याद रखना, साल, जिसमें ऐसे क्या हो जाएगा, सोशल वर्क यानी कि सामाजिक सेवा, जो भी सामाजिक सेवक रहेंगे इससे। और साथ ही एस की बात करते हैं तो साइंस यानी कि विज्ञान से आते हैं, विज्ञान से। और आर्ट से क्या हो जाएगा, कला। और साथ ही लिटरेचर यानी कि साहित्य से आते हैं। तो ये 4 क्षेत्र हैं जिनसे कि यह 12 सदस्य नॉमिनेट होते हैं राष्ट्रपति जी के द्वारा। ठीक है, साथ ही अगर हम आयु की बात करते हैं कि
राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है? तो 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सबसे पहले राज्यसभा के जो अध्यक्ष रहे हैं, जिन्हें की सभापति कहा जाता है, वह कौन रहे हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण रहे हैं। और वर्तमान समय की अगर बात करते हैं, वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ है। कौन है? जगदीप धनखड़ है वर्तमान समय में सभापति, यानी कि देश के उपराष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? बताइए, कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? वर्तमान समय में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज है? चलिए वर्तमान समय की बात करते हैं तो कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। और सबसे पहली बार हमारे संविधान का जब निर्माण हो गया था, उसके बाद सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इन्हें जोड़ा गया था, जो कि 42वें संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है। कहां से लिया गया है? बताइए। भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता को अपना लेते हो तो आपको फिर भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, और अगर आपके पास भारत की नागरिकता है तो आप किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकते। और यह हमने किससे लिया है? यह हमने किससे लिया है? जल्दी से बताएंगे। ब्रिटेन। अरे भाई यूएस से नहीं है, यूके है। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रिटेन के संविधान से लिया है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना सही आंसर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, आप कह रहे थे कि क्वेश्चन आसान है, तो अब हम लेवल पार कर चुके हैं। चलिए, तो अब थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा, तो क्वेश्चन का आंसर करके आपको बताना है क्या भाई हमारा आंसर यहाँ पे अपना रहेगा। इन सभी को आपको पढ़ना है और फिर आपको आंसर करके बताना है क्या हमारा आंसर अपना रहेगा। इन कथनों पर आपको विचार करना है और फिर बताना है कि कौन सा आपको ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए, सबसे पहला है कि यह केवल नागरिकों तक ही सीमित है और विदेशियों तक विस्तार नहीं है। ये गलत बात है। कौन यह है? जो विदेशी है उनके लिए भी मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है, सभी को नहीं, कुछ को। नेक्स्ट है कि इन सभी को भारत के नागरिकों का नैतिक कर्तव्य माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल सही दिया गया है। ये न्यायोचित भी नहीं है। दे आर नॉट जस्टिफाइड। तो ये गलत बात है। ठीक है, क्या हो जाएगा? यह सभी के सभी जितने भी मौलिक अधिकार इसमें दिए गए हैं, कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं आपके यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, वह सभी के सभी जस्टिफाइड है। तो क्या हो जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही आंसर दिया गया था। भारत के संविधान का डैश अनुच्छेद समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। बताएंगे कौन सा यह अनुच्छेद है जो कि समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है? बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? क्या अपना आंसर यहाँ पे रहेगा? बताएंगे। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? 44। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें दिया गया है कि जो राज्य है भारत के पूरे क्षेत्र में, भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करेगा। और यह किसमें दिया गया है? आर्टिकल 44 में दिया गया है, जो कि डीपीएसपी में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, कि संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का समान संरक्षण प्रदान किया गया है? बताएंगे। चलिए बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। क्या भी अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा? फटाफट से कौन से आर्टिकल में दिया गया है विधि के समक्ष समानता या विधि का समान संरक्षण या फिर विधि का समान संरक्षण? क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 14। आर्टिकल अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में, तो आर्टिकल 15 में दिया गया है कि भाई धर्म हुआ या रंग हुआ, है ना, या जाति हुई या लिंग हुआ, इन सभी के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इससे पहले अपने आरआरबी 70 कोड का यूज करके अपने आरआरबी टेक्नीशियन 2020 बैच को लेना ना भूलें। अभी इसमें 70% डिस्काउंट चल रहा है और 30 दिसंबर तक आप लोग अपने आरआरबी एलपी और टेक्नीशियन 2022 कोर्स को ले सकते हैं। क्लासेस चल रही है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। वैसे ये भी आसान जाने वाला है क्वेश्चन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है? तो कौन सा अनुच्छेद दिया गया है? आर्टिकल 368 के तहत में अगर संविधान में आवश्यकता होती है किसी के संशोधन की, तो क्या हो सकता है कि किसी चीज को ऐड करना है या किसी चीज को खत्म करना है, तो वह संशोधन के माध्यम से किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 3। यहाँ जो आंसर था वो थर्ड ऑप्शन था, यानी कि आर्टिकल 368। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है? बताएंगे। राष्ट्रपति की अवधि से संबंधित है, यह कौन सा अनुच्छेद है, यह आपको बताना है। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा फटाफट से। अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आर्टिकल 52 से लेकर के जो आर्टिकल 62 तक के आर्टिकल्स हैं, यह सभी राष्ट्रपति जी से ही संबंधित है। और इसमें अब देखिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है। 56 की बात करते हैं तो अध्यक्ष पद का कार्यकाल क्या हो जाएगा? इनके पद के कार्यकाल के बारे में दिया गया है, जो कि कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और आर्टिकल 58 की बात करते हैं, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता इसमें दी हुई है। ठीक है, आर्टिकल 58 में। तो जो आर्टिकल 58 कह रहे थे वो क्या हो जाएगा और आंसर क्या रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, नोटा नहीं है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहां पर स्थित है? बताएंगे। 56 इसमें सही आंसर था। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताएंगे जल्दी से। 8 अगस्त
1988 में इसकी स्थापना की गई थी और राजस्थान के जयपुर में है। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या हो जाएगा, जयपुर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है। आसान है, आर्टिकल 32 की बात करते हैं तो इसमें आपको 5 रिट के बारे में दिया गया है। क्या हो जाएगा, इसकी बात करते हैं तो इसमें रिट, और कितनी रिट है, 5 रिट है जिनके बारे में इसमें दिया गया है। लिख देती हूँ मैं इनको भी एक बार, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं नजरबंदी, ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पर अधिकार रक्षा, ठीक है, देन नेक्स्ट है यहाँ पर परमादेश, हम आदेश देते हैं परमादेश, देन नेक्स्ट है उत्प्रेषण, क्या हो जाएगा यहाँ पर, उत्प्रेषण। ये सभी 5 रिट है जो कि आपकी दी गई है किसमें, आर्टिकल 32 में। और आर्टिकल 32 कौन से पार्ट में आता है, भाग थर्ड में आता है, बिल्कुल है ना। 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो कि है यह पार्ट थर्ड में आते हैं। पार्ट फोर्थ में 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। फर्स्ट में 1 से 4, सेकंड में 5 से लेकर के 11 तक। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, भारतीय रेलवे रेल कोच फैक्ट्री किस शहर में स्थित है, बताएंगे किस शहर में स्थित है, यह आप लोगों को बताना है, आंसर कीजिएगा। यह है जालंधर और फिरोजपुर लाइन पर स्थित है। ठीक है, इसकी बात करते हैं तो 1986 में इसे स्थापित किया गया था और यह कहां पर है, कपूरथला में। क्या हो जाएगा, कहां पर है, तो भाई यह कपूरथला में है। क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो कि है यह अपना सही आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया डैश है, कैसी प्रक्रिया है वह आपको बताना है, आंसर कीजिएगा। और भाई क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा सभी के सभी साथ में। साथ ही अपनी पीडीएफ के लिए याद रखना कि पीडीएफ के लिए भाई आप सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अपनी जो क्लास चल रही है, क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहाँ पे कि आप लोगों को आंसर के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी क्लासेस की भी पीडीएफ वहां पर आप लोग को दी गई है। चलिए आंसर करके बताइए क्या हो जाएगा, कैसी है बताएंगे। अर्ध न्यायिक है, कैसी है भाई, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए एक शब्द ही इसमें दिया गया है, एकमात्र शर्त है, अगर राष्ट्रपति जी के अगेंस्ट महाभियोग, इनको हटाने की प्रक्रिया अगर चलानी है, महाभियोग की प्रक्रिया, तो क्या कि संविधान का उल्लंघन, क्या हो जाएगा, संविधान का उल्लंघन। अगर राष्ट्रपति जी संविधान का उल्लंघन करते हैं तो ही इनके अगेंस्ट महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है, आर्टिकल 61। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, आंसर करके बताएंगे क्या हमारा आंसर रहेगा अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है, बताएंगे। कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान द्वारा अपनाया नहीं गया है, यह आपको बताना है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पर 3 ऐसी चीजें हैं जो कि कनाडा के संविधान से ली गई हैं और कोई एक चीज है जो कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है। आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। अब लेवल थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना क्वेश्चंस में। आगे भारती, चलिए सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी या निर्णय, या फिर राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो कि नामांकन, यह प्रावधान लिया गया है कहां से, आयरलैंड देश से लिया गया है, ना कि यह कनाडा देश से लिया गया है। तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर अपना रहेगा। देन नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि संवती सूची का विचार डैश देश के संविधान से लिया गया है। आंसर कीजिएगा कि किस देश के संविधान से लिया गया है, बताइए जरा। संवती सूची का जो कि विचार है यह किस देश के संविधान से लिया गया है, बताएंगे। क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। व्यापार की स्वतंत्रता का जो कि प्रावधान है यह भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसके साथ ही वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार, यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसके साथ ही संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग क्वेश्चन में। देन नेक्स्ट कि 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, बताइए। ये आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताएंगे आप सभी। क्या भी अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। देखो राजीव गांधी की बात करते हैं तो 1984 में जिस समय में भोपाल गैस कांड हुआ था तो उस समय पर यह देश के प्रधानमंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करते हैं 1964 से लेकर के 1966 तक यह देश के प्रधानमंत्री रहे थे। और जिस समय पर भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1965 में, उस समय यह देश के प्रधानमंत्री थे, जिसके चलते यह अयूब खान जो कि उस समय तत्कालीन ही राष्ट्रपति बने थे पाकिस्तान के, इनके साथ में इन्होंने ताशकंद समझौता किया था। और इसी ताशकंद समझौते में 10 जनवरी
1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की विवादित तरीके से हत्या हो गई थी। इनकी बात करते हैं तो विजय घाट में इनका समाधि स्थल बना हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का, और इन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी की बात करते हैं तो जिस समय 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उस समय यह देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। और जिस समय 1962 में 1962 में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं नेक्स्ट, कि भाई निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा। फटाफट से क्वेश्चन पर आंसर करके बताएंगे भाई क्या अपना आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, जल्दी से। कौन से आर्टिकल में दिया गया है बताएंगे क्या हो जाएगा, कौन से आर्टिकल में भी दिया गया? तो आर्टिकल 324 बिल्कुल सही, चुनाव आयोग के प्रावधान से संबंधित है। अच्छा ये बताओ कि वर्तमान समय में हमारे चुनाव आयुक्त कौन है? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो। वर्तमान समय में भाई हमारे चुनाव आयुक्त कौन है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा, बताएंगे। वर्तमान समय में हमारे जो कि भाई चुनाव आयुक्त है वह कौन है, ये आपको बताना है। वर्तमान समय में सबसे पहले कौन रहे हैं? सबसे पहले की बात करेंगे तो कौन रहे हैं? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर रहे हैं। और चुनाव आयोग की बात करते हैं तो 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था। वर्तमान समय की बात करते हैं तो कौन है? राजीव कुमार। इनसे पहले थे सुशील चंद्र। ठीक है, और वर्तमान समय में कौन है? वर्तमान समय में है राजीव कुमार। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि भाई 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की स्थापना किसने की थी? बताइए, आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। फटाफट से क्वेश्चन में किसने भाई इसकी स्थापना की थी यह आपको बताना है। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए क्या अपना आंसर यहाँ पे हमारा रहेगा, क्या हो जाएगा? होमी भाभा। किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में जो जाना जाता है, भारत में एटॉमिक एनर्जी के जनक के रूप में जाना जाता है किसको? होमी जी भाभा को जाना जाता है। और विक्रम साराभाई की बात करते हैं तो यह भारत में भारतीय अंतरिक्ष के जनक के रूप में जाने जाते हैं, भारतीय अंतरिक्ष के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इनके प्रयासों से भारत में इसरो जो कि है इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? विक्रम साराभाई के प्रयासों से। और होमी जी भाभा जो कि है इन्होंने भारत में एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम किया था। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। चलिए, इनमें से भाई कौन सी यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है? यूएनओ की बात करते हैं तो इसके कितने अंग हैं? इसके 6 अंग हैं। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को यहाँ पर अच्छा इसके अंग नहीं दिए गए, इसकी विशेष एजेंसी दी गई है। चलिए इसकी स्पेशल एजेंसी के बारे में बताना है, कौन सा इसमें से नहीं है। आंसर करके बताएंगे क्या हो जाएगा। चलिए इन क्वेश्चंस में से आप पहचानिए जरा क्या आपका आंसर रहेगा। स्टार्टिंग में आप लोग बहुत बोल रहे थे कि काफी आसान क्वेश्चंस हैं, बताओ जरा क्या हो जाएगा, बताएंगे जल्दी से भी क्या अपना आंसर रहेगा। चलिए देखो देखो अगर मैं यूएनओ की बात करूं तो इसकी 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं। कितनी है? 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं इसकी, एजेंसीज है इसकी 17 विशिष्ट। उनमें से फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यह भी यूएनओ की स्पेशल एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र जो कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, यह भी इसकी विशिष्ट एजेंसी है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यह भी इसकी विशिष्ट एजेंसी है। एफओ की बात करते हैं तो रोम में इसका मुख्यालय है। इसकी बात करते हैं पेरिस में इसका मुख्यालय है, हम पढ़ते भी हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्वास्थ्य को लेकर कार्य करता है, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो भाई जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो यह इसकी स्पेशल एजेंसीज में नहीं आता। ठीक है, याद रखिएगा। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो की है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यह यूएनओ के 6 अंगों में से एक है। ठीक है, इसके अंगों में से एक है, बट जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है यह इसकी स्पेशल एजेंसीज में नहीं आता है, बल्कि एक स्वतंत्र संगठन में यह आता है यूएनओ की। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा कि भाई डी ऑप्शन जो की है यहाँ पर यह हमारा सही आंसर है। अब एक काम करते हैं कि आप लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि आप लोग बताएंगे इसके बारे में, या यहाँ पे मैं आप लोग को देती हूँ। इसमें होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन है वह ये है कि आपको ये बताना है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, आपको सिर्फ एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर करना है जिसमें कि आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, अच्छा जी आप आज नोट्स बना रहे थे, आपने बताया नहीं कि आप आज नोट्स बना रहे थे।